discuss about engineering mechanics, the topic in BTech of mechanical engineering. We have to discuss the syllabus and the reference books for the semester and as well as for the competitives. So let's begin. So the syllabus covers general co-planar for systems, process and cables, friction, center of gravity, centroid and moment of inertia, beams and kinematics of rigid bodies. So first we start from general co-planar for systems. Now we will discuss what are the reference books, and the reference books are R.S. Khurmi of your textbook of engineering mechanics, and another is the 500 plus MCQ objectives of R.S. Khurmi and J.K. Gupta. So look at now. Science is further divided into two parts. One is the theoretical science and another is the applied science. So what is theoretical science? The science which is based on only theory. जब हम विज्ञान को सिर्फ थ्योरी के दौर पर मानते हैं तो उसे कहते हैं थियोरेटिकल साइंस. जब हम उसे कुछ अपने कुछ डेली बेसिक्स पर यूज करते हैं, अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं तो उसे कहते हैं अप्लाइड साइंस. विच इज अप्लाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस. इन टेक्नोलॉजी, in the case of the techniques, the technology and other science, the applied science is used. So one is the theoretical science and another is the applied science. Under this section, the mechanics part is mentioned. So engineering mechanics comes under this section of applied science. So here it is the definition for engineering mechanics. So what is the engineering mechanics? Is the branch of applied science which obeys the principle of mechanics applied to several engineering problem solution. तो जब भी हम जिंदगी में कुछ भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उन सब में प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स के जो भी नियम हैं उन सारे नियमों को हम मानते हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं. मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एक वेट ऑफ मास समथिंग m. ये यहाँ पर ऐसे बांध दिया गया है यहाँ पर एक वॉल से, तो इस पे क्या फोर्स पड़ेगा तो वो होगा mg. W इज इक्वल टू mg. तो ये कुछ जो भी कुछ नियम ये सब मैकेनिक्स के बेस. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक होता है स्टैटिक्स एंड अनदर इज डायनामिक. डायनामिक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक. सो व्हाट इज स्टैटिक मैकेनिक्स? इट इज द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी एट रेस्ट. जब किसी भी एक वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब जिस जगह पर जैसा था वैसा रहता है, तो उसे कहते हैं स्टैटिक. And another is dynamic. When the body in motion, then the mechanics is called dynamic mechanics. तो डायनामिक किसे कहते हैं? जब एक वस्तु किसी भी एक बॉडी, मान लीजिए ये एक बॉडी, तो ये जब भी मोशन में होता है मतलब मूव करता है तो उसे कहते हैं डायनामिक. तो डायनामिक को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है काइनेटिक एंड अनदर इज काइनेमेटिक. सो व्हाट इज काइनेटिक एंड व्हाट इज काइनेमेटिक? तो काइनेटिक किसे कहते हैं? जबकि एक बॉडी, द कॉज ऑफ मोशन इज मेंशन्ड. द कॉज ऑफ मोशन, क्योंकि जब एक बॉडी मूव करता है किस कारण से मूव करता है, फ्रिक्शन की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो जब वो मेंशन होता है तो उसे कहते हैं काइनेटिक. एंड जब उसका कॉज मेंशन नहीं होता तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक. So kinetic is the mechanics of body when the cause of motion is mentioned, and kinematic is the motion of body when the cause is not mentioned.
एंड दैट इज तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। जबकि एक राशि, जब एक भौतिक राशि का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका वैल्यू कितना, उसका मूल्य, सिर्फ उसका मूल्य होता है, तो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ scalar quantity? So example is mass. So mass is equals to 5 kg. This is only the magnitude is mentioned. So this is called scalar quantity. And now discuss about the vector quantity. The vector quantity is the quantity having magnitude as well as the direction. मतलब कि मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक दिशा भी होगा, इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में, कुछ ऐसे कुछ भी एक डायरेक्शन में मेंशन किया गया होगा, तो उसे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका दो एग्जांपल है, फोर्स, वेलोसिटी। तो दीज आर द एग्जांपल्स, बट इन आवर इंजीनियरिंग syllabus we will study about force, only the force. So this is the syllabus of only force systems, so we will discuss about only force. मान लीजिए यहां पर एक बॉल है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड यहां पर एक बॉल है। तो ये बॉल कॉन्स्टेंटली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए u वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर हमें इस बॉल को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में कुछ अपना हाथ इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो हम इसे रोक पाएंगे। तो मान लीजिए एक बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी u में, तो हमें इसे रोकने के लिए यहां पर इस डायरेक्शन में हाथ रखना पड़ेगा। तो हाथ रखने से क्या होगा? तो बॉल यहां पर रुक जाएगा। तो हम यहां पर क्या किए? कुछ फोर्स लगाए। तो फोर्स इज द फैक्टर व्हिच एबल्स और डिसेबल्स द मोशन ऑफ द बॉडी। जबकि एक बॉडी मूवमेंट कर रहा होता, तब जब हम इसे रोक देते हैं तो हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। और जब हम एक बॉडी जो कि कांस्टेंट होता है उसे हम मूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको धक्का लगाते हैं। तो धक्का लगाने से वो मूव करने लगता है। तो जब हम धक्का लगाए तो हम उसके ऊपर क्या अप्लाई किए? फोर्स अप्लाई किए। तो this is the definition of force. Now, how many types of force? According to the frame of reference, there are 3 types of force. These are one-dimensional force, two-dimensional force, and the three-dimensional force. So these are the cases of force system when only one plane is mentioned. तो एक प्लेन, मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में जो भी फोर्स, यहाँ पर एक बॉल है और ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ओनली वन डायरेक्शन। तो एक प्लेन मतलब ये 2 डायरेक्शनल होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो फोर्स, एक बॉल में जो फोर्स लग रहा है, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में। So only which coordinate is mentioned, and that is the x coordinate. So only one coordinate is mentioned. So that's why this is called one-dimensional force. And in case of two-dimensional force, this will be like, यहाँ पर बॉल हम इसे ऐसे ऊपर फेंकेंगे, तो जब हम इस बॉल को यहाँ से, हम यहाँ पर है, तो इस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और ऊपर के ओर भी मूव कर रहा है। तो ये फोर्स, दिस फोर्स इज द two-dimensional force, and this force is also mentioned in one plane, because this is the plane and this is the y coordinate
and this is the x coordinate. तो एक बॉल को फेंक रहे हैं, मतलब यहां से बॉल को फेंका, यहां पर आके गिरा, तो ये बॉल ऊपर भी जा रहा है और इस ओर भी जा रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट. So this is the two-dimensional force, and the another is the three-dimensional force. तो three-dimensional force मान लीजिए ये आपके घर का एक कोना है, x, y, and this is the z axis. ये आपके घर का एक कोना. तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल के ऊपर. तो इस फोर्स को जब हम मेजर करेंगे तो थ्री एक्सिस के आधार पर मेंशन किया जाएगा. तो इसे क्या कहते हैं? तो दिस इज द थ्री डायमेंशनल फोर्स. तो दिस इज द थ्री डायमेंशनल फोर्स. तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स को जब इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया या इस डायरेक्शन से अप्लाई किया गया तो उसका कुछ डायरेक्शन मेंशन किया जाता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ रिजल्टेंट भी होते हैं और रिजल्टेंट्स के लिए कुछ फॉर्मूला भी हमें निकालना पड़ता है. तो अब देखेंगे कि टू डायमेंशनल फोर्स मतलब जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी काम करता है, तो वो जो फोर्सेस के रिजल्टेंट हम निकालेंगे. तो रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए दो फोर्स दिया गया है ऐसे P1 and this is P2 and the angle between them is the theta. Here P1 is the vector, P2 is the vector and theta is the angle between them, and they have the here P1 and P2 are taken in the same order as the sides of two sides of a triangle, and here theta is the angle between them. So the resultant is the another side of the triangle which is taken in opposite order. This is A, this is B, and this is C. So this is you can configure that this is the triangle of vector addition. So what says the triangle of vector addition is the resultant is P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta root of what? So P1 का स्क्वायर plus P2 का स्क्वायर and 2P1 P2 multiplied cos theta. ये जो एंगल थीटा दिया गया है, थीटा एंगल का कॉस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा और रूट लिया जाएगा, तो मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स. ये होता है जब टू वेक्टर्स टेकन इन वन ऑर्डर एंड द एंगल थीटा विल बी मेंशन्ड. अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट द other methods of calculating resultant force. So this is now principle of resolution of a force. Resolution का मतलब समझे. देखिए ये एक टू डायमेंशनल सिस्टम है. So this is x axis and this is y axis. Suppose this is the force. This is the vector and this is the force vector. This is P vector. This is the angle theta matched with x-axis. Now, if we resolve
रिजल्व का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन। रिजल्व करेंगे तो इसका एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है और इसका एक प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है। मतलब इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा। तो उसका कुछ कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा p cos थीटा, p cos थीटा एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा p sin थीटा। क्योंकि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइट एंड so cos theta is equals to b divided by h. That implies b is equals to h cos theta. So हमें ये मिलना चाहिए बेस कितना, तो h यहाँ पर क्या जाएगा p, so this will be p cos theta and likewise the y axis will be the component along y axis will be p sin theta. So this is called resolution of a force. And now we will discuss resolution of force system. force और force system के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो अब resolution of force system इसे समझने की कोशिश करिए। Suppose this is two-dimensional coordinate system x and y. Now let's consider this is the force P1, this is another force P2, this is another force P3. So ये जो तीन फोर्सेस यहाँ पर दिया गया है, तीन फोर्स, तो ये जो दिया गया है not taken in same order. What is in same order? The same order is like this, taken in the same order and the resultant in the opposite order. So this is not taken in same order, so we have to find the resultant, the component along x axis and y axis. तब देखिए ये जो तीन वेक्टर P1, P2, P3 अगर इनका रिजल्टेंट P बनता है तो ये तीन वेक्टर P1, P2, P3, so the x component of these three vectors P1, P2, P3, the algebraic sum of these three vectors P1, P2, P3 will be the x component of P and the y component of P vector. This is the resultant. The y component of P vector will be the algebraic sum of the y components of P1, P2, P3. We will better discuss by solving a problem on resolution of a force. This is the method to calculate the resultant of force. Here three forces are given as P1, P2 and P3. And so here three forces P1, P2 and P3 do not act in one order and these are given as P1, P2 and P3. P1 makes an angle theta 3 along x-axis and P2 makes an angle theta 2 with x-axis. P3 makes an angle theta 1 with x-axis. So taking the components of P1 along x-axis, we will find P1 cos theta 3. And taking the component of P2 along x-axis, we will find P2 cos theta 2. And taking the component of P3 along x-axis, we will find P3 cos theta 1. The total algebraic sum of the components along x-axis will be P1 cos theta 3 plus P2 cos theta 2 plus P3 cos theta 1. So calculate the algebraic sum of each vectors along horizontal axis. This is the horizontal axis and sigma x is equals to P1 cos theta 3 plus P2 cos theta 2 plus P3 cos theta 1. And now by the same way calculate the algebraic sum of each vectors along vertical axis. So for the vertical axis
the component of P1 will be P1 sin theta 3 and the component of P2 will be P2 sin theta 2 and the component of P3 will be P3 sin theta 1. So the algebraic sum of each vector cell on the vertical axis will be P1 sin theta 3 plus P2 sin theta 2 plus P3 sin theta 3. The algebraic sum of the components of forces along any axis will be the component of resultant along that axis. तो यहाँ पर देखिए जो भी algebraic sum हमें मिला है P1, P2, P3 का x एक्सिस की ओर, तो ये बनेगा x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, और जो भी यहाँ पर वर्टिकल algebraic sum ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स अलोंग y एक्सिस हमें मिला है वो बनेगा रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो ऐसे करके सिग्मा h हमें मिलेगा और सिग्मा v हमें मिलेगा। तो सिग्मा h और सिग्मा v मिलने के बाद रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए तो ये बन जाएगा x एक्सिस ये y एक्सिस। तो यहाँ पर सिग्मा h एक वेक्टर बन गया इस डायरेक्शन में और सिग्मा v भी एक वेक्टर बन गया इस डायरेक्शन में। तो ये दो वेक्टर के अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ना यहाँ पर हमारा x एक्सिस पे और सिग्मा h और y एक्सिस पे और सिग्मा v, तो हमारा रिजल्टेंट बनता है सिग्मा h स्क्वायर प्लस सिग्मा v स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा h डॉट सिग्मा v cos 90, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है 90 डिग्री। तो ये बनता है cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा, ये टर्म कैंसिल 0 हो गए, तो ये मिलेगा सिग्मा h स्क्वायर प्लस सिग्मा v स्क्वायर रूट ओवर। तो दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट इन केस ऑफ resolution of the forces which do not obey the one order rule.